हेलो एमर्स। आज हम लोग फिजिक्स के अंदर वर्क के आगे के क्रियाकलापों को समझ रहे होंगे। एक्चुअल में हम लोगों ने वर्क के अंदर लगभग चीज़ों को समझा, पढ़ा और डिफाइन किया। ठीक है कि वर्क क्या होता है, वर्क डन कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया। एक चीज़ हमने ऑब्जर्व जो की, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा, जो आपका भी ऑब्जर्वेशन रहा होगा, कि वर्क डन के अंदर जब भी हम फोर्स की बात कर रहे होंगे तो जो फोर्स है हमारा वो अलग अलग टाइप का हो रहा होगा, और वर्क डन डिफाइन करने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो भी अलग अलग रहे होंगे। दैट मीन्स वर्क डन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग क्राइटेरिया पे बेस्ड रहा होगा। यस और नो? बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम पूरे को सैमराइज करें अगर तक अभी तक का पूरा वर्क, तो कुछ हमें इस तरीके का एक चार्ट नजर आएगा। क्या कि जो वर्क है एक्चुअल में हमें कई सारे प्रकार से नजर आएगा कि हम वर्क फाइंड आउट कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग वर्क के अंदर वर्क डन फाइंड आउट कर रहे होंगे, यानी वर्क डन हम निकाल रहे होंगे, और किसकी हेल्प के थ्रू? कांस्टेंट फोर्स। यानी वर्क डन हम लोग किसके द्वारा, किस फोर्स के थ्रू? कांस्टेंट फोर्स के थ्रू निकाल रहे होंगे। बिकॉज आप जानते हो कि W इज इक्वल टू होता है F इंटू एस होता है। यहाँ पे F इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी और S भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इनका डॉट मल्टीप्लीकेशन होने के कारण यहाँ पे जो W हो जाता है वो मेरा क्या हो जाता है? वो हो जाता है मेरा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब भाई ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये चीज आपको नजर आएगी फोर्स। और ये जो फोर्स है आप इसके पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हो कि फोर्स की कहानी बड़ी अलग अलग है, क्योंकि फोर्स एक है ही नहीं, इतने सारे टाइप के फोर्स हैं कि आप बात ही नहीं कर सकते। एक सिंगल फोर्स के थ्रू नहीं समझ सकते कि आप वर्क डन समझ पाओगे। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब ये कह रहा हूँ कि एक सिंगल फोर्स के कारण केवल वर्क डन होना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे फोर्स है और हर फोर्स के कारण वर्क डन पॉसिबल है। आई बात समझ में? तो हर वर्क के कारण सॉरी हर फोर्स के कारण अलग अलग टाइप का वर्क डन आपको नजर आएगा। इसीलिए इस पूरे वर्क के क्रियाकलाप को हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि फोर्स हमारे पास 75, हमारे पूरे जीवन काल में 75,473 टाइप के फोर्सेस होंगे। वहां तक पहुंचेंगे हम जब डिफाइन करने, उसके बाद पता चलेगा एक आध फोर्स और एक्स्ट्रा ही नजर आएगा। आई बात समझ में? तो वही बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहला हम लोगों ने ये डिफाइन किया कि वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पे वर्क डन बाई कॉमन फोर्सेस। बहुत कई सारे हमको कॉमन फोर्सेस नजर आए। कई कॉमन फोर्सेस आप देखे हो। देखो पहला तो हम लोगों ने कांस्टेंट फोर्स F का मतलब नॉर्मली एक ब्लॉक लिया होगा, ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया होगा, सिंपल देखा होगा, है कि नहीं है? तो ये कांस्टेंट फोर्स है मेरा। बट जब मैं कॉमन फोर्स की बात करूं तो कॉमन फोर्स के अंदर मेरे बहुत सारे फोर्सेस आते हैं कॉमन फोर्स के अंदर। जैसे यहां से देखो, अगर मैं डिफाइन करूं तो सबसे पहला मेरे पास आता है सबसे फेवरेट सबसे पॉपुलर जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ऑलवेज एग्जिस्ट कर रहा होता है नेचर के अंदर। तो कॉमन फोर्स के अंदर देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों ने डिफाइन किया होगा कि किस तरीके से हम लोग वर्क डन निकालते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे नॉर्मल फोर्स वर्क डन। फिर आप देखे होगे क्या बोलते हैं टेंशन फोर्स। ठीक है। फिर टेंशन फोर्स के बाद और भी अगर मैं बात करूं तो स्प्रिंग फोर्स हमारे सामने आता है। स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, इसी में एक और बात कर लूं, जैसे कि आप सबसे बेहतरीन है कि जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स से भी पहले आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसके अपोजिट में फोर्स लग रहा होता है, वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो हमारे फोर्सेस हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, ये नॉर्मल फोर्सेस है या कॉमन फोर्सेस हैं, सिंपल कॉमन फोर्सेस हैं जो हमको डे टू डे लाइफ के अंदर नजर आते ही हैं, इसीलिए इनको कॉमन फोर्सेस कहते हैं। ठीक है ना? तो इन कॉमन फोर्सेस की हेल्प से आप लोगों ने वर्क डन देखा होगा। यस और नो? बिल्कुल। कि आप लोग देख रहे होंगे कि कोई काम हो रहा है, उसमें जो फोर्स आया वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वहां पे काम हो रहा होगा, या कहीं पे नॉर्मल फोर्स काम करवा रहा होगा। ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि 99.9% चांसेस के अंदर आप देखोगे तो नॉर्मल फोर्स के द्वारा जो काम किया जाता है यानी वर्क डन होता है वो क्या होता है?
लगभग जीरो होता है, यानी वर्क डन जीरो होता है 99.9%। लेकिन होता है नॉर्मल फोर्स, लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन अभी मैं फिलहाल में बस एक एग्जैक्ट नहीं, आपको एक डाटा बस बता दिया गलती से डाटा, बिकॉज मुझे कुछ और बताना था। मैं जानबूझ के एक बहुत बड़ा सीक्रेट आपके सामने ओपन कर दिया। कोई सीक्रेट नहीं है, मजाक कर रहा था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन हम लोगों ने देख लिया, नॉर्मल फोर्स के कारण हम लोगों ने वर्क डन देख लिया हुआ है, टेंशन फोर्स के कारण भी हम लोगों ने वर्क डन देखा हुआ है कि टेंशन भी आता है तब काम होता है, यानी ऐसा भी काम हम लोगों ने देखा जिसमें तनाव बल के कारण काम हो रहा होगा। ऐसा भी हम लोगों ने वर्क डन देखा होगा या नहीं देखा है, तो इसको आगे हम देख लेंगे कि स्प्रिंग फोर्स यानी स्प्रिंग के कारण या स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स जनरेट होता है उसके द्वारा काम हो रहा होगा। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स के कारण तो हम लोगों ने वर्क डन देखा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोगों ने जब ये पूरा पढ़ लिया, कांस्टेंट फोर्स के कारण तो देखा ही कि एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक के ऊपर ये फोर्स लग रहा है तो ये मूव कर रहा है, यस डिस्प्लेसमेंट तो नॉर्मल एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू एस, ऐसे कर लिया था, तो ये कांस्टेंट फोर्स के अंदर आ गया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉमन फोर्सेस की बारी बारी चर्चा कर ली थी। फिर हम लोगों ने वेरिएबल फोर्सेस की भी बात की थी, यानी वर्क डन हम लोग देखे तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने शायद वेरिएबल फोर्स के कारण ही देखा था वर्क डन। ठीक है ना, तो वेरिएबल फोर्सेस के बारे में बात की थी कि अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, यानी एक ही टाइम पे या एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एस डिस्प्लेसमेंट है, तो एस डिस्प्लेसमेंट करवाने के दौरान कई सारे अलग अलग टाइप के फोर्स बारी बारी आ रहे हैं, तो उनके द्वारा वर्क डन कितना होगा। वेरिएबल फोर्सेस के कारण भी हम लोगों ने वर्क डन डिफाइन कर लिया है। ठीक है ना, ओके, आई थिंक या आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोगों ने इसी वेरिएबल फोर्स के कारण फिर हम लोगों ने इसी वर्क डन का, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने वर्क डन या ऐसे वेक्टर फॉर्म ऑफ वर्क भी देखा होगा। सर वेक्टर फॉर्म कहाँ से वर्क का आ गया? अगर आप बात करेंगे तो वर्क डन हम लोग वर्क का कोई वेक्टर फॉर्म तो नहीं ना होता है, नहीं, मैं एक्चुअल में ये बोल रहा हूँ कि जो वर्क डन है, वर्क डन उसको वेक्टर फॉर्म के अंदर आप लोगों ने देखा होगा ना, एफ को हम लोगों ने तोड़ दिया था, एफ को कंपोनेंट्स के अंदर की एफ आई प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड, एफ आई एफ वाई प्लस एफ जेड, सॉरी एफ आई एफ जे एफ के, या आप ऐसे नहीं समझ रहे हो तो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ये वाले में कन्वर्ट कर दिया था, एस को भी ऐसे ही कन्वर्ट कर दिया था, यस आर नो, तो ये बन गया था मेरा डी एक्स डी वाई डी जेड, बना था नहीं बना था। तो ये कंपोनेंट, ये क्या है, ये वेक्टर फॉर्म ही तो था। तो वर्क डन को हम लोगों ने डिफाइन किया था इन वेक्टर फॉर्म के, मतलब वेक्टर फॉर्म के रूप में भी। ठीक है ना, तो हम लोगों ने इस टाइप से फॉर्म, मतलब इस टाइप से वर्क डन हम लोगों ने डिफाइन किए हुए हैं, कांस्टेंट फोर्स के थ्रू, कॉमन फोर्सेस के थ्रू, वेरिएबल फोर्सेस का क्या वर्क डन होगा वो भी डिफाइन कर लिया है, और वेक्टर फॉर्म के रूप में भी कैसे होगा वो सब डिफाइन कर लिया है। यानी अब तक हम लोगों ने इस तरीके से पूरी की पूरी कहानी पढ़ी हुई है। ओके, अब मेरे पास जो कहानी बचती है वो ये बचती है कि मैंने कुछ क्वेश्चन कराए होंगे, आई थिंक 2 4 5 क्वेश्चन कराए होंगे। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आपको बारी बारी करना है। ठीक है ना, तो अभी आपको क्या होगा कि मतलब आपके टेलीग्राम चैनल पे, या मैं क्या करता हूँ कि एक पेज पे लिख देता हूँ, और लिख के अगर मैं प्रयास करता हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करा दूँ, ताकि आप टोटल क्वेश्चन आपको मिले, और उन क्वेश्चन को आपको, ये सभी के सभी अभी तक जितना पढ़ाया हूं उसी पे बेस्ड वो क्वेश्चन रहेंगे, और उनको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इतना तो हम लोगों ने पिछला कॉन्सेप्ट जितना पढ़ा है वो समझ लिया कि कांस्टेंट फोर्स के थ्रू, कॉमन फोर्सेस के थ्रू क्या वर्क डन होगा, वेरिएबल फोर्सेस आ गए तब कैसे वर्क डन फाइंड आउट करोगे, एक ही काम को कैसे फाइंड आउट करोगे, और अगर वेक्टर फॉर्म के अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमको मिल गया तब कैसे हम काम को निकालेंगे। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं आज जो हमको पढ़ना है वो ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। वो क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो आज के टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम देखते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम में सबसे पहली बात एक नया शब्द आपके सामने जुड़ने जा रहा है, वो एनर्जी। ठीक है ना, तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी आप सब लोगों को पता है। ठीक है ना, एनर्जी की बात करूं तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, यानी सब कुछ ही क्या है, एनर्जी है, सबके पास क्या है, एनर्जी है, यानी ऊर्जा है। तो एनर्जी मतलब ऊर्जा, और आइंस्टाइन साहब ने क्या बोला था कि सब कुछ ऊर्जा ही तो है, ऊर्जा का एक रूप है। सब जिस भी चीज को आप देख पा रहे हो, उन हर चीज, मतलब उन हर
पदार्थों के अंदर, उन हर प्रकार की वस्तुओं के अंदर क्या है, ऊर्जा ही है। ऊर्जा के अलावा आपको कुछ नहीं नजर आएगा, यानी सभी की सभी चीजें ऊर्जा से ही मिली हुई हैं। और इसी पे उन्होंने क्या किया था, एक फेमस इक्वेशन भी प्रोवाइड कराया था, E बराबर mc², जहाँ पे उन्होंने, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट जो है पदार्थ ही है, मतलब हर ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, मास होता है। और उन्होंने बताया था इस इक्वेशन के थ्रू कि मास को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब जिसके पास मास है उसके पास क्या है, एनर्जी है, यानी वो एनर्जी से बनी हुई है, यानी मास कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। और जब मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में तो सब कुछ किसका बनी हुई है, हम पहले मानते हैं कि मास की बनी, मतलब सबके पास कण है और कणों के कारण उनके पास द्रव्यमान है, और द्रव्यमानों से बनी हुई वस्तु है, उसके पास द्रव्यमान है। लेकिन एक्चुअल में क्या है वो, उन्होंने बताया कि नहीं, द्रव्यमान को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, ऊर्जा में, यानी सब चीजें ऊर्जा की ही बनी हुई हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया हुआ था। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर एनर्जी की बात करूं मैं, तो एनर्जी जो होती है, अगर नॉर्मली बात करें तो एनर्जी कुछ और नहीं होती है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी यानी ऊर्जा बोलते हैं। तो जो कार्य करने की टेंडेंसी होती है, एबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। विदाउट एनर्जी नो वर्क, यानी बिना ऊर्जा के काम हो ही नहीं सकता, ये भी एक बड़ी बात है। ठीक है ना, तो सब कुछ एनर्जी है और बिना एनर्जी के काम नहीं हो सकता, बिना ऊर्जा के काम नहीं हो सकता। ऊर्जा एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, एनर्जी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में यदि हम लोग बात करें, मतलब बात करना स्टार्ट करें तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने फिलहाल में ये सोचा कि मैं सबसे पहले वर्क की कहानी को ही ख़त्म कर दूं, आज़ाद कर दूं इस चैप्टर से, फिर मैं एनर्जी को अच्छे तरीके से पकड़ के चलूँगा और ऊर्जा को ऐसा पकड़ा जाएगा कि फिर ऊर्जा के अंदर दिक्कत ना हो। क्योंकि फिजिक्स एक्चुअल में हमको किसके बारे में बता रहा होता है, फिजिक्स हमको ऊर्जा के बारे में ही डिफाइन करने के लिए बना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊर्जा दे रहे हैं तो उस ऊर्जा के द्वारा वो क्या कर सकती है, उसी चीज को हम चेक कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर, उसी चीज को पढ़ रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को एनर्जी, मतलब कोई एनर्जी प्रोवाइड कराई जा रही है, तो किस तरीके का बिहेव कर रहा है, इस बिहेवियर को जानने के लिए हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में एनर्जी का सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, समझ पा रहे हैं जी। तो एनर्जी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी फिलहाल में मैंने क्या सोचा कि मैंने ये सोचा कि मैं वर्क के साथ पहले वर्क की कहानी खत्म कर दूं, उसके बाद मैं एनर्जी को समझाऊंगा। तो अभी फिलहाल में आपको एनर्जी इतना तो नॉर्मली पता होगा कि एनर्जी इज नथिंग बट इट इज अ एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कोई भी काम किया जा रहा है तो उस काम करने की जो क्षमता है, एबिलिटी है भैया, वो कहाँ से आती है, वो एनर्जी से आती है, यानी एनर्जी ही काम करवाती है। ठीक है, आपको पता होगा कि जितनी भी टाइप की इस दुनिया में एनर्जी है वो दो टाइप के अंदर डिवाइडेड है। मतलब दुनिया के अंदर अगर एनर्जी का फॉर्म देखा जाए तो भाई एनर्जी यानी ऊर्जा की बात की जाए तो ऊर्जा का इतना रूप है कि मतलब क्या ही बोले, यानी इसका भी फोर्स की तरह ही काम चल रहा होता है। 75,473 रूप हैं इसके एनर्जी के, लेकिन सभी फॉर्म को सेमराइज किया जाएगा तो एनर्जी आपको दो ही फॉर्म में नजर आएगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरी स्टैटिक एनर्जी। स्टैटिक एनर्जी या इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, यानी दुनिया के अंदर कितने एनर्जी का फॉर्म है, कितने एनर्जी, मतलब देखिए ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा थोड़ी ना, कई सारे ऊर्जाएं हैं और सबका अलग अलग रूप है, यानी ऊर्जा जो है ना बहुत तरीके से, बहुत रूपों में एग्जिस्ट करती है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, और एक बात, दूसरी बात ये कि ऊर्जा का एक और अच्छी बात है, मतलब एक और क्वालिटी है कि ऊर्जा कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती और कभी क्रिएट नहीं की जा सकती। यानी आप सोचिए कि आप ऊर्जा को क्रिएट कर सकते हैं, नहीं, और ना ही आप ये सोचिए कि आप ऊर्जा को नष्ट करते हैं, नहीं। ऊर्जा केवल और केवल क्या करती है, आपके शरीर से क्या होगी, आपके शरीर से निकल के दूसरे के शरीर में जा सकती है, दूसरे के पास पहुंच सकती है, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास पहुंच सकती है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाएगी या एक रूप से दूसरे रूप में जाएगी, लेकिन कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, और ना ही आप उसको रिक्रिएट कर सकते हैं, दैट मीन्स ना ही आप उसको क्या कर रहे होंगे, उत्पन्न करा रहे होंगे आप किसी के द्वारा, यानी कोई एनर्जी आपको दे रहा होगा तो वो एनर्जी आपको मिल रही होगी, बस ये कर सकते हैं आप। तो एनर्जी ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है और ना ही एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी। दिमाग में क्या रखना है, ये नॉर्मल बातें हैं, कुछ दिमाग में मत रखिए, दिमाग में वैसे ही आप लोगों ने बहुत कुछ रख लिया है। तो ध्यान से देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी और
स्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैंने बोला कि जो पूरी की पूरी इतनी 75,273 ऊर्जाओं को मैं सेमराइज करूं तो मात्र 2 ही प्रकार की ऊर्जा निकल के आएंगी, यानी सभी रूपों को मैं कैटेगराइज करूंगा तो या तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होंगी, यानी काइनेटिक एनर्जी के क्लासिफिकेशन में आ रही होंगी, या तो पोटेंशियल एनर्जी के क्लासिफिकेशन में आ रही होंगी। क्यों सर? इसका कारण क्या है? इसका कारण है सर कि कोई भी ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट, भाई ऑब्जेक्ट 2 ही स्टेट में लाई ही करता है। भाई ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट कितना है? नेचुरल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो भैया नेचुरल स्टेट ऑब्जेक्ट का 2 ही है। पहला है नेचुरल स्टेट, फर्स्ट नेचुरल स्टेट इज रेस्ट एंड सेकेंड इज मोशन। यानी हमें पूरी दुनिया के अंदर जो ऑब्जेक्ट नजर आएगा, कोई भी पदार्थ नजर आएगा तो या तो वो रेस्ट में होगा या तो मोशन कर रहा होगा, बस। तो हम पूरी के पूरे एनर्जी के फॉर्म को या एनर्जी के टाइप्स को अगर कैटेगराइज करेंगे तो इसीलिए 2 ही प्रकार से नजर आएगी, या तो काइनेटिक या तो स्टैटिक। अभी भी नहीं कनेक्ट हुआ, कनेक्ट करवा रहा हूं मैं। भाई पूरी दुनिया के अंदर ऑब्जेक्ट आपको क्या नजर आएंगे? या तो रुके हुए होंगे या तो चल रहे होंगे। तो जो भी ऑब्जेक्ट चल रहा होगा उसमें जिस भी प्रकार की एनर्जी है, जिस भी प्रकार की एनर्जी, अगर वो मोशन कर रही है तो मोशन कराने के लिए जो एनर्जी उसको जरूरत पड़ी है दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। सिंपल। या 2 ही तो टाइप है, 2 ही तो स्टेट है, या तो मोशन या तो रेस्ट। तो मोशन के कराने के लिए जो एनर्जी इसने ली होगी, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, करंट एनर्जी हो, जिस भी टाइप की एनर्जी उसने ली होगी भैया, तो काइनेटिक एनर्जी का ही एक फॉर्म होगा। ठीक है। और अगर वो रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में रहने के लिए भी एनर्जी चाहिए, दैट मीन्स क्योंकि हर जगह एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो रेस्ट में होगा तो भी उसके पास एनर्जी होगी, और वो जो एनर्जी होगी यानी रेस्ट के दौरान जो उसके पास एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब कोई एनर्जी हो, किसी भी प्रकार की हो, किसी भी नाम की एनर्जी हो, वो किसके अंदर आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आ जाएगी। क्लियर है बात? तो दुनिया में 75,473 एनर्जीज हैं, लेकिन उनको अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो मात्र 2 ही पार्ट्स के अंदर डिवाइड होंगे, या तो पोटेंशियल एनर्जी होंगी या तो काइनेटिक एनर्जी होंगी। क्यों? क्योंकि या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा, दूसरा कोई स्टेट ही नहीं है। ठीक है ना? नेचुरल स्टेट 2 ही है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में या तो मोशन में। तो रेस्ट में होगा तो पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे वो किसी नाम की एनर्जी हो, किसी भी नाम की एनर्जी हो। और अगर मोशन में तो 100% वो काइनेटिक एनर्जी का ही एक फॉर्म होगा। रेस्ट में तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म होगा, और मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म होगा। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल, इसमें कुछ नया था? नहीं था। यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल। अब मैं अगर थोड़े बहुत काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो ये भी आप जानते ही हो। काइनेटिक एनर्जी कब आती है? अभी समझ लिया कि मोशन करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है एक ऑब्जेक्ट को, यानी भाई अभी जस्ट क्या ऊपर बोला मैंने, एनर्जी के कारण ही क्या होगा? वर्क होगा। यानी कोई भी इवेंट हो रहा है तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को मोशन करना है तो मोशन करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो मोशन करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है बात? हाँ सर। अब काइनेटिक एनर्जी का अभी मैं फिलहाल में फॉर्मूला लिख दूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी को सबसे पहले के ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mv²। ठीक है, mv²। के इज इक्वल टू 1/2 mv², जिसमें इसको मैं ऐसे हिंदी में भी लिख सकता हूँ, गतिज ऊर्जा, इसको हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा, इज इक्वल टू होता है 1/2 द्रव्यमान, मतलब जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो उसका द्रव्यमान, और फिलहाल में उसका जो वेग है, फिलहाल में जो उसका वेग है करंट सिचुएशन में, उसको जब वो मोशन कर रहा है तो उस समय जो उसका वेग है तो वो क्या होगा? उसका स्क्वायर, तो वेग का स्क्वायर। ओके। स्टैटिक एनर्जी की अगर बात करोगे तो स्टैटिक एनर्जी मतलब एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रहना भैया, तो रेस्ट में रहने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है mgh। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्व त्वरण गुणे ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। तो स्थितिज ऊर्जा को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे गुरुत्व त्वरण गुणे ऊंचाई। ठीक है, आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। फिर बात क्लियर हो गई होगी? हाँ, क्लियर नहीं हुई होगी मुझे पता है, क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि भैया एनर्जी में मोटी मोटा ये समझ गए, काम करना है तो एनर्जी चाहिए। ठीक है, अगर मैं मोशन में जाना चाहता हूँ, मतलब कोई भी इवेंट है तो एनर्जी चाहिए। तो मोशन में रहना चाह रहा हूँ मैं तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए, रेस्ट में रहना चाह रहा हूँ यानी रेस्ट में हूँ तो मुझे कौन सी एनर्जी चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो कितनी चाहिए? तो कितना अगर मुझे मापना है, यानी अगर मेरे पास है कितनी, अगर मैं इस टाइप का मोशन कर रहा हूँ तो कितनी एनर्जी होगी मेरे पास? तो इतनी एनर्जी होगी। और अगर मैं स्थिति मतलब रुका हुआ हूँ, रेस्ट में हूँ, तो मेरे पास कितनी एनर्जी होगी? तो इतनी एनर्जी होगी। ठीक है,
ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल। अब थोड़ा बहुत और समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं सर? मान लीजिए, यहीं पे समझिएगा, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिसका मास क्या है, m है। ये किस स्पीड से चल रहा है? ये स्पीड से चल रहा है vi। vi मतलब समझ पा रहे हो? या आप जानते हो इसको इनिशियल बोलते हो, आप बोलते हो ना u से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इतना तो समझ के आए हो कि मोशन के अंदर, मोशन के अंदर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की शुरुआती वेग को, शुरुआती स्पीड को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, या प्रारंभिक वेग को u से रिप्रेजेंट करते हैं, और अंतिम वेग को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी को हम लोग vi बोल सकते हैं, और इसको vf, यानी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मोशन कर रहा होता है तो उसका स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है कि इनिशियल एंड फाइनल में क्या डिफरेंस है, स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, ये बात दिमाग में रखिएगा। और मेरा मानना है कि फिलहाल में वेलोसिटी को हम अगर स्पीड बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके पास स्पीड होगी। अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है m मास का, और मान लीजिए अभी वो किस स्पीड से चल रहा है, अभी मान लेता हूँ कि vi स्पीड से, यानी इनिशियल मतलब vi स्पीड से चल रहा है। सिंपल सिंपल, या तो u डालो या तो vi डालो। मेरा मन है vi डालने का, तो मैं भी डाल रहा हूँ, vi डाल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ देर बाद हमने एक्सीलरेट कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, हाँ ठीक है, मैंने अभी क्या कर दिया, इसको एक्सीलरेट कर दिया। तो m मास का ऑब्जेक्ट था, अभी इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, vf हो जाएगी, मतलब चेंज कर दिया, चेंज हो गया स्पीड। शुरुआत में कितनी थी, vi थी, और अब कितना हो गया, vf हो गया। शुरुआत में u थी, अब कितना हो गई, v हो गई। तो एक बात बताओ, अभी जस्ट समझा है कि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा था, स्पीड थी, तो इसका मतलब मोशन कर रहा था। अब मोशन कर रहा था तो इसका मतलब इसके पास क्या रही होगी, काइनेटिक एनर्जी रही होगी कि नहीं रही होगी। कितनी काइनेटिक एनर्जी, सर फॉर्मूला लगाओ, अभी तुरंत पता चल जाएगा। 1/2 mv स्क्वायर, मैंने वेलोसिटी कितनी रही होगी, स्पीड कितनी थी, तो स्पीड इसकी थी vi। अब vi का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर, या मैं u ले रहा हूं तो u का स्क्वायर, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मैं देखूं तो ये शुरुआत में था, इसलिए शुरुआत में मैंने इसलिए काइनेटिक एनर्जी के आगे क्या डाल दूंगा, i, यानी शुरुआत में ये m मास के ऑब्जेक्ट के पास था। अच्छा, बाद में क्या हो गया, जब एक्सीलरेट किया तो क्या हो गया, इसकी स्पीड में चेंज आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो चेंज हो गई होगी, क्या अभी भी वही रही होगी भाई, मोशन चेंज तो काइनेटिक एनर्जी चेंज। कैसे, देखो काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, लिखा है ना। और सिंपली समझ लो तुम, सिंपली काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, यानी वेलोसिटी बढ़ाओगे, स्पीड बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अरे भाई मोशन करना है, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, मोशन ज्यादा करना है और काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए। सिंपल, स्लो मोशन कर रहा है मतलब स्लो मोशन करना है, सिंपल, स्लो मोशन करना है, स्लो मोशन करना है, दैट मीन स्लो काइनेटिक एनर्जी, यानी कम काइनेटिक एनर्जी। फास्ट मोशन करना है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। कम मोशन, कम काइनेटिक एनर्जी। ज्यादा मोशन, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। मोशन मतलब स्पीड, तो कम स्पीड तो कम काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा स्पीड तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सिंपल बात है। तो अगर मान लो यहाँ पे स्पीड में चेंज आया तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा भाई, इसकी स्पीड बढ़ी होगी या घटी होगी, तो इस काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, चेंज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है भैया, वेलोसिटी पे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, 1/2 m vf का स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब मैं पूछूं कि वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया, तो वो तो मैं बता सकता हूं कि अगर मान लो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था और मान लो अभी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड में हो गया, तो मैं बता सकता हूं कि यहाँ पे 20 से 30 यानी 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, यानी वेलोसिटी के अंदर यानी स्पीड के अंदर कितना चेंज आया है, 10 मीटर पर सेकंड का। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज आया तो काइनेटिक एनर्जी के भी अंदर भी चेंज आया होगा, और क्वेश्चन चेंज हो गया, अभी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितना चेंज आया। तो हम लोग चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। और डेल्टा के ई अगर मैं निकालूं तो कैसे निकलेगा मेरा, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज निकालूं, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो कितना होगा। सिंपल है ना सर, यहाँ पे आप कैसे निकाले हो भाई, देखा गया कि मैं देखा हूं कि पहले 20 मीटर पर सेकंड था, अब 30 मीटर पर सेकंड हो गया, कितना की स्पीड में चेंज आया, 10। कैसे पता चला, बाद वाले में से पहले घटा दिए हो। तो ऐसे यहाँ भी कर दो, तो बाद वाले काइनेटिक एनर्जी में से पहले वाले काइनेटिक एनर्जी को घटा दो तो पता चल जाएगा कितना चेंज आया। दैट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा के ई इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, के एफ, यानी बाद वाले में से के ई एफ में से के ई आई को घटा देता हूँ। एक सेकंड रुकेंगे, आवाज़ ज़्यादा है, चलिए सही हो गया। तो बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, बाद वाला कितना है, तो बाद वाला है 1/2 m v f का स्क्वायर माइनस यहाँ पे है पहले वाला 1/2
एम वी आई का स्क्वायर। अब मैं देखूं यहाँ पे तो 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 यहाँ पे भी, तो 1/2 बाहर कर लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? और ये किसका आंसर मिला मुझे? ये मिला है डेल्टा के ई का, डेल्टा के ई का। यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो कितना होता है, 1/2 एम वी एफ का स्क्वायर, यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। क्लियर है ये बात? बिल्कुल। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में इतना समझ में आ गया? ओके सर, समझ में आ गया। अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट करेक्ट कर रहा हूँ ना, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए नई हो। कई लोग ऐसे होंगे कि एनर्जी पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है? तो अगर ऐसी बात होगी तो बताइएगा, मैं उसको और नए सिरे से, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे जाके एनर्जी फिर से स्टार्ट करूँगा, एनर्जी जीरो से स्टार्ट करके आपको टॉप लेवल पे पहुँचा दूंगा। तो एनर्जी के बारे में आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? चलिए, फिलहाल में काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज कितना आता है ये आपको समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ये सब समझ में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपने वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में समझते हैं, क्योंकि हमने ये लिखा हुआ टॉपिक तो पढ़ना तो है ही है। चलो पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करूं तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि भैया अगर कोई काम हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई भी काम, कोई काम हो रहा है, और इस काम के अंदर मान लो केवल एक फोर्स के कारण नहीं हुआ है, कोई काम हो रहा है और उस काम के अंदर बहुत सारे बल लगे हुए हैं। काम मतलब इवेंट, यहाँ पे फिजिक्स का मतलब काम अगर बोल रहा है, फिजिक्स में काम मतलब कोई इवेंट हुआ है, और उस इवेंट में अभी तुम समझ जाओगे, क्वेश्चन में जब करूंगा ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अगर कोई इवेंट हुआ है और इस इवेंट के दौरान कई सारे फोर्सेस ने काम किया है, कई सारे लोग, यानी कई सारे लोग का मतलब इसमें फोर्स हो गया, तो कई सारे फोर्स आए और उन लोगों ने इस इवेंट को कंप्लीट करवाया, ठीक है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि अगर मैं सबके काम को समराइज करूं, दैट मीन्स वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, बाई ऑल फोर्सेस, अगर मैं निकालूं सभी वर्क डन, मतलब सभी फोर्सेस के कारण मैं वर्क डन निकालूं। जैसे मान लो एक काम हुआ तो उसमें कौन आया, फ्रिक्शन फोर्स आया, तो WF आया, फिर उसी काम के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स आया, फिर उसी काम के अंदर टेंशन फोर्स आया, फिर उसी काम के अंदर स्प्रिंग फोर्स आया, फिर उसी काम के अंदर नॉर्मल फोर्स आया, ठीक है? फिर उसी काम के अंदर और कौन सा फोर्स ले लूं मैं, ग्रेविटेशनल हो गया, फ्रिक्शन हो गया, टेंशन हो गया, स्प्रिंग हो गया, नॉर्मल हो गया, लगभग तो सब हो ही गए। कोई और तो बच नहीं रहा है, नहीं कोई फोर्स नहीं बचा, मतलब इतने सारे फोर्सेस आ गए हैं। अच्छा ठीक है, वर्क डन। मान लो एयर आ गया, एयर का रेजिस्टेंस आ गया, उसके कारण भी देख लिया जाए, ठीक है ना? तो इतने सारे लोगों ने मिलके काम करवाया, यानी एक काम को कंप्लीट करवाया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि इन सभी लोगों ने मिलके जितना काम किया है वो एक्चुअल में क्या होगा, वो एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, यानी वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल, जिसपे इतने सारे फोर्सेस ने मिलके काम करवाया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। क्या समझ पा रहे हैं? यानी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर अभी भी नहीं समझे, समझा दे रहा हूं मैं। मान लो एम मास का ऑब्जेक्ट है, एम मास का ऑब्जेक्ट है, इस एम मास के ऑब्जेक्ट पे, इस एम मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब ये एम मास का ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना चाहता था, यानी अभी फिलहाल में ए है, ए पे है, बी पे जाना चाहता था, और ए से बी तक पहुंचाना ही एक काम है, फिजिकल इवेंट यही तो हुआ। अब इस फिजिकल इवेंट को कंप्लीट करने के लिए कई सारे फोर्सेस ने काम किया, यानी कुछ दूर तक फ्रिक्शन फोर्स लगा, तो कभी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, तो कभी टेंशन फोर्स लग रहा था। दैट मीन्स इस पे यहाँ से यहाँ तक जाने के दौरान कई सारे फोर्सेस काम कर रहे थे, यानी इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसी समय काम कर रहा था, फ्रिक्शन फोर्स भी उसी समय काम कर रहा था, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स भी काम कर रहा था, नॉर्मल फोर्स भी काम कर रहा था, सभी टाइप के फोर्सेस काम कर रहे थे, और तब जाके यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है। यानी इतने सारे लोगों ने मिलकर या इतने सारे फोर्सेस ने मिलकर इस काम को कंप्लीट करवाया है। तो वो टोटल काम को अगर मैं समराइज करूं तो किसी और के बराबर नहीं होगा भैया, वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, और यही मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम है। आई होप समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स इसको मैं अगर नॉर्मल भाषा में लिखूं तो ऐसे लिखा गया है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? और अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 1/2, क्योंकि mm मैंने वो ले लिया था कॉमन, तो वो vf का स्क्वायर माइनस vi के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है? तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, सिंपल थ्योरम है, मुझे नहीं लगता कि आपको टफ लगा होगा, ठीक है? ये बहुत आसान सा थ्योरम है जो आप देख रहे हो, ठीक है?
चलो अब मैंने इतना बोला, लेकिन अभी आपको जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको फील आ जाएगा कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रहा है, ठीक है ना। चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको ये इतना दिमाग में रहना चाहिए कैसे आया है, कहाँ से मैंने किया है। तो मैं इसको मिटा के पहले क्वेश्चन राइट कर दे रहा हूँ, मैंने लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, तब आप उसके बाद देखेंगे। चलिए देखिएगा, तो ये क्वेश्चन है मेरे पास कि कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास ऑफ 1 ग्राम falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. Take g constant with a value 10 meter per second square. The work done by gravitational force and the resistive force of air is. ठीक है, तो ये मेरे पास पूरा का पूरा दिया गया है। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो क्या होगा, ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन आपको समझाएगा कि वर्क डन का जो थ्योरम लग रहा है, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम जो है कैसे करेक्ट है। इसमें एक फिनोमिना हो रहा है, बस आप एकदम सिंपल अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक घटना हो रही है। इस घटना में हो क्या रहा है कि रेन ड्रॉप्स, सिंपल बोला है ना कि कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर, यानी बारिश के पानी का एक वाटर ड्रॉप आपको क्या करना है, कंसीडर करना है। बारिश वर्षा हो रही है ना, तो वर्षा का केवल एक ड्रॉप आपको कंसीडर करना है। चलो एक ड्रॉप मैंने कंसीडर कर दिया, ये रहा बादल, ये पूरा का पूरा बादल है, क्लाउड है, क्लाउड से एक ड्रॉप नीचे की ओर जा रहा है। भाई क्लाउड है, क्लाउड यानी बादल से अगर पानी यानी वर्षा का जो पानी वो कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अच्छा, इस ड्रॉप की अगर मैं बात करूँ तो इस ड्रॉप का जो मास है वो कितना है, 1 ग्राम है। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है ना 1 ग्राम, फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। मतलब मान लो कि ये यहाँ क्लाउड है और क्लाउड से जमीन है, सपोज कर लो ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड और क्लाउड के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 किलोमीटर है, या हाइट है जो वो 1 किलोमीटर है। सिंपल समझ सकते हो, ग्राउंड से क्लाउड की हाइट 1 किलोमीटर है विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, यहाँ पे लिखा है इट हिट्स द ग्राउंड विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब अब ये 1 ग्राम का ड्रॉप कहाँ से, क्लाउड से नीचे की ओर आ रहा है, और जब ग्राउंड के पास आता है तो ग्राउंड को हिट करता है, यानी यहाँ पे जब पहुंचता है तो इसकी स्पीड कितनी रहती है, 50 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहा है ये कि जब ये ग्राउंड को हिट करता है यानी ग्राउंड से टकराता है तो उस समय इसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड होती है, यानी जब ये ग्राउंड को टच करेगा तो 50 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होगी। कह रहा है टेक जी कांस्टेंट विथ अ वैल्यू ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कह रहा है कि आपको जी को कांस्टेंट लेना है, जी को यहाँ पे क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है, यानी यहाँ पे जी बदल नहीं रहा है, हर जगह बराबर है, और उसकी वैल्यू कितनी लेनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है कि हमको वर्क डन बता दो भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना किया है और रेजिस्टिव फोर्स ने कितना किया है। ठीक है, चलो करते हैं हम लोग। तो दोनों काम को बताना है, लेकिन उससे पहले हम लोग ट्राई करते हैं, करेंगे क्या। पहले सबसे पहले हम लोग कभी भी एक जब फिनोमिना हो रहा है तो उसके अंदर देखते हैं कि कितने फोर्सेस इन्वॉल्व है, उनको पहले देख लेते हैं, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पे मिल जा रही हैं उनको देखते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो ये 1 ग्राम की ड्रॉप नीचे की ओर गिर रही है, और नीचे की ओर ही क्या लगेगा, mg लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो अगर मैं mg निकालूं तो ये ग्राम में लिखा है, तो ग्राम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। अब किलोग्राम का मतलब कितना हो जाएगा, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ किलोग्राम लिख सकता हूँ, 10⁻³ किलोग्राम। सर 10⁻³ किलोग्राम और ग्राम से किलोग्राम में क्यों लेके जा रहे हो, ग्राम से क्या टेंशन है भाई। देखो इसकी स्पीड दी गई है मीटर पर सेकंड में, आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे क्या लिखा है, मीटर लिखा है। मीटर किसकी यूनिट है, या SI यूनिट है, यानी MKS में है। जबकि ग्राम की बात करोगे तो ग्राम किस में आ जाता है, CGS में आ जाता है। आएगा समझ में। तो इसीलिए हम ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, SI यानी MKS में कन्वर्ट करेंगे, और MKS में ग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, केजी बोलते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया है, तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो 1 ग्राम को हम लोग क्या लिखेंगे, 10⁻³ kg। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं mg निकालूं तो mg इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10⁻1 ये घट जाएगा, यानी 10⁻- क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 10⁻² आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 10⁻²। क्लियर है, बिल्कुल सर। यानी यहाँ पे 10⁻² जूल आ गया है, सॉरी जूल कह रहा हूँ मैं, फोर्स, यानी 10⁻² न्यूटन mg लगा रहा होगा नीचे की ओर। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल में इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं। अच्छा भाई ध्यान से देखो, एयर ड्रॉप जब नीचे की ओर गिर रहा होता है तो जो बारिश मतलब क्लाउड से जब कोई भी चीज़ नीचे आ रही होती है, आप बहुत बार सुने होंगे कि क्या बोलते हैं, बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, वो ज़मीन की ओर आते हैं, यानी पृथ्वी की ओर आते हैं, लेकिन वो आ नहीं पाते क्योंकि बीच में हमारा एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर क्या करता है, उसको जो बहुत बड़े बड़े ब्लॉक है वो एयर से टकराते हैं, और टकराने के बाद क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स के छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाते हैं, और हमारे धरती पे उतना बड़ा टुकड़ा नहीं आ पाता, बहुत छोटे छोटे महीन कण ही आ पाते हैं, या आ ही नहीं पाते, वो हवा में ही मिलके रह जाते हैं।
क्यों? क्योंकि बीच में हमारी पृथ्वी से लेके और उस आसमान में जब जाओगे तो आसमान से लेके पृथ्वी के बीच में एक मोटी सी लेयर है हवा की, और वो हवा की लेयर किसी भी चीज को नीचे नहीं आने देगी। जैसे ग्रेविटेशनल चीज किसी को चीज को ऊपर नहीं जाने देती है, वैसे ही हवा की जो लेयर है वो अगर उसको पार करके कोई नीचे जाना चाहेगा तो वो उसके ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी और वो फ्रिक्शन फोर्स की तरह काम करेगी एक्चुअल में। तो एयर रेजिस्टेंस है एक्चुअल में देखा जाए तो इस ग्राउंड से लेके क्लाउड के बीच में एयर रेजिस्टेंस है या नहीं? बिल्कुल है। वो क्यों आखिर टूट गया? वो एस्ट्रॉइड या मेस्ट्रॉइड्स क्यों टूट गया? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है। हवा जो है, हवा की एक मोटी लेयर है, हवा कहाँ जाती है? ऊपर। और वो पदार्थ कहाँ आ रहा है? नीचे। भाई हवा कहाँ रहती है? ऊपर। और वो पदार्थ कहाँ आ रहा है? नीचे। तो अगर वो नीचे आएगा तो हवा को कहेगा ना कि भाई जितना उसका एरिया होगा उतना वो हवा को नीचे डिस्प्लेस कर रहा होगा, तो हवा नीचे जाना चाहेगी? नहीं, हवा कहाँ रखेगी उसको? ऊपर। यानी हवा जो है उस पार्टिकल के ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी। यानी ये जब ड्रॉप नीचे आ रहा होगा तो उतना पोर्शन मतलब इतना एरिया ये क्या कर रहा होगा? हवा को डिस्प्लेस करना चाह रहा होगा नीचे, लेकिन हवा तुरंत खड़ा होकर कहेगी नहीं, हम कहाँ जाएंगे? हम हमेशा रहेंगे ऊपर, यानी तुमको भी कहाँ रहना पड़ेगा? ऊपर। तो मजबूरन इस बेचारे पे के ऊपर क्या लगेगा? एयर रेजिस्टेंस भी लगेगा। तो एयर रेजिस्टेंस भी लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल। और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। क्लियर है बात? तो इस पे दो टाइप के फोर्सेस लग रहा है, एक तो हवा उसको ऊपर लेके जा रही है, जबकि mg कहाँ लेके जा रहा है? नीचे। अब भाई जीतेगा वही जिसके पास फोर्स बड़ा होगा, तो यहाँ पे mg जीतेगा क्योंकि mg का फोर्स क्या होगा? बड़ा होगा। तो अब एक बात ध्यान से समझना, यहाँ पे दो फोर्सेस लगे हैं, दो फोर्सेस लगे हैं, तो दोनों काम कर रहे होंगे, यस और नो? एक तो mg काम कर रहा होगा, mg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा, तो ये ड्रॉप नीचे की ओर आ रही है, तो ड्रॉप नीचे की ओर आ रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यानी यहाँ पे काम क्या हो रहा है कि ड्रॉप नीचे से, एक इवेंट ऐसा हो रहा है कि इस इवेंट को अगर ध्यान से देखो तो ड्रॉप को नीचे ले जाया जा रहा है, या सिंपल ड्रॉप की बात कर रही है, ड्रॉप की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ड्रॉप के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं और ये दोनों फोर्स अलग अलग काम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे लग सकता है, बिल्कुल। एक ही इवेंट के अंदर दो फोर्सेस आ गए, तीन फोर्सेस आ गए, चार फोर्सेस आ गए और एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। एक बात इसको भी समझो, अगर मैं ऐसे करूं तो वेरिएबल फोर्सेस के अंदर चला जाएगा। वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट और वर्क डन का, ये वर्क आल जब मैं बोल रहा हूं तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सिमिलर भी है और बहुत ऊपर भी है। सोचना पहले, अगर ऐसे लग रहा है कि अभी जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है तो कुछ दूर तक इस पे एयर रेजिस्टेंस लगा, तो उस दौरान mg नहीं लगा। फिर जब थोड़ा सा और नीचे आया तो mg के पकड़ में आ गया, तो अब एयर लगना बंद हो गया, mg केवल लग रहा है। तब ऐसे कंडीशन में वेरिएबल फोर्स कहते हैं। वेरिएबल फोर्स क्या कहती है? वेरिएबल फोर्स कहती है कि मुझे s डिस्प्लेसमेंट तक, मान लो अगर ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस तक मैं जब यहां से यहां तक था तो mg लगा, यहां से यहां तक गया एयर वाला लगा, यहां से यहां तक गया तो मान लेता हूं कि टेंशन फोर्स लगा, यहां से यहां तक गया तो मान लेता हूं कि स्प्रिंग फोर्स लगा, यहां से यहां तक गया नॉर्मल फोर्स लगा। तो ऐसे हो रहा है कि एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्सेस हैं वो टाइम के साथ या आगे डिस्टेंस के साथ ये क्या हो रही है? चेंज हो जा रही हैं। तब ऐसे फोर्सेस को हम लोग, तब वहां पे जो वर्क डन निकालते हैं वो बाई वेरिएबल फोर्सेस निकालते हैं, वहां पे वेरिएबल फोर्सेस हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कई सारी फोर्सेस लग रही हैं और बदल नहीं रही है। ऐसा नहीं कि अब एयर रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यहाँ पे एग्जैक्ट साथ एक ही ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्सेस एक साथ लग रही होंगी। यानी जो आप देखे हो कि यहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग बार लग रही है कि mg लग रहा है, अब mg खत्म तो फिर एयर वाला लगेगा, अब एयर वाला खत्म टेंशन आ गया, नहीं, एक ही साथ कई सारी फोर्सेस लग रही होंगी, तब जाके वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। समझ में आई बात? यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी एक ही ऑब्जेक्ट पे जब दो फोर्सेस काम कर रही होंगी तो आप वर्क एनर्जी का थ्योरम स्टार्ट कर सकते हो। और क्यों कर सकते हो इसका और कारण बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मोशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मोशन। देखो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है? नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ पे 100% श्योर है कि स्पीड भी दे दिया, तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपका अप्लाई हो गया। ठीक है, अब हमको करना क्या है? हमको बस ये देखना है कि mg ने कितना काम किया है और एयर ने कितना काम किया, दोनों को जोड़ देना है। और उधर क्या करना है? उधर सिंपल काम करना है कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज कितना आ रहा है ये देख लेना है बस, और बराबर कर देना है। अपने आप मुझे जो भी चाहिए वो सब मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे mg के द्वारा कितना काम किया गया है। ठीक है, mg के द्वारा काम कितना किया गया है, यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, समझते जाना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? भैया मैं क्या चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि नीचे की ओर लेके आना, मतलब यहाँ पे रहा होगा ऑब्जेक्ट और यहाँ से कहाँ पे आ रहा है? नीचे की ओर। mg क्या हमेशा कहाँ की ओर लग रहा है? इधर की ओर।
और ये जो ड्रॉप है वो भी किधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर। अगर मैं सिचुएशन देखूं तो ऐसा ही तो हो रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, उसी की डायरेक्शन में। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होती है तो इसका मतलब क्या होगा, वर्क पॉजिटिव होगा। अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो F इंटू एस करूंगा, F की वैल्यू कितनी है, तो F की वैल्यू mg है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, mg होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक देखो कितना हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है 1 किलोमीटर। भाई ये कहाँ से ड्रॉप आ रही है, यहाँ से ये जमीन तक आएगी तो इसको कितना डिस्प्लेस होना पड़ा है, 1 किलोमीटर ना, तो 1 किलोमीटर। mg की वैल्यू अभी जस्ट देखे 10 पे पावर क्या है, -2 है, और इंटू 1 किलोमीटर का मतलब भाई किलोमीटर में है, हमको क्या रखना पड़ेगा, मीटर में। ऐसा ही कहता है कि लंबाई को किस में नापना है, मीटर में। 10 पे पावर +3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। 10 पे पावर +3, 10 पे पावर -2, दैट मीन्स क्या है, बेस बराबर है तो दोनों जुड़ जाएंगे। -2 + 3 दैट मीन्स क्या आएगा, 10 पे पावर 1, यानी वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या आएगा, वो आएगा 10 केवल आएगा, और वो भी किस में आएगा, प्लस में और जूल, ठीक है ना। तो ग्रेविटी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 जूल, ठीक है। तो अगर मैं देखूं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ गया मेरे पास, 10 जूल आ गया। और इसने पूछा भी था, देखो इसमें से कौन सा है, इसमें से कौन सा आंसर सही है, अपने आप ही देख लो ना, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा। तो पहले में कहाँ पे 10 जूल आ रहा है, तो देखो यही केवल एकमात्र आंसर है जिसमें पॉजिटिव 10 जूल आ रहा है पहले में, तो यानी यही मेरा आंसर हो गया, बाकी दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना, ऐसा भूल के भी नहीं करना, हमको पूरा क्वेश्चन करना है, पूरा फील उठाना है। चलो पूरा फील लेते हैं, देखो पूरा फील कैसे आएगा। अब आ गया ये, अब मुझे एयर वाला चाहिए, तो एयर वाला कैसे लगा रहा है भाई, वो तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि देखो एयर ऊपर की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर लग रहा है, तो मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लूँ, अभी आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे, पहली बात तो ये ड्रॉप जब यहाँ पे रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, 0, तो यानी शुरुआत में 0 है, बाद में कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, या लास्ट में कितना हो जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा किसका हो गया, ये BF की वैल्यू, VF की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, VI की वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना है, मैं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम से बाई वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस ऑन ड्रॉप इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्रॉप, आया ना, उस ड्रॉप का। और ड्रॉप किसका, रेन वाटर का। फटाफट देखना वर्क डन कितने, मतलब कौन कौन से फोर्सेस के थ्रू किया जा रहा है, तो एक तो वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू किया जा रहा है, और एक तो एयर के थ्रू किया जा रहा है। भाई दो फोर्सेस लगी है ना, तो एक तो एयर के थ्रू काम किया जा रहा होगा, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझो ध्यान से, तो 1/2 होता है मास मतलब क्या होता है 1/2 m VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। थोड़ा सा देख लेना, जगह कम है, मैं इधर आ जाऊंगा अभी, तो टेंशन मत लीजिएगा। 1/2 ऐसे रहेगा, यहाँ पे मैं देखूं, और एक सेकेंड भाई थोड़ा सा साथ दे दो। 10 पे पावर -3 VF की वैल्यू कितनी है, इसमें VF की वैल्यू कितनी है, यानी बाद में कितनी हो जा रही है, तो हो जा रही है 50 हो जा रही है, यानी 50 का स्क्वायर माइनस VI शुरुआत में कितनी हो रही है 0, तो 0 का स्क्वायर हो गया। चलो अब देख लो फटाफट, इसको यहाँ पे लेके आता हूँ मैं। इधर क्या है मेरे पास WG, तो WG की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही निकाली है, 10 जूल है, और एयर की वैल्यू तो हम लोगों को पता नहीं है, तो एयर की वैल्यू ऐसे रहने देता हूँ मैं, ठीक है। चलो देखो इस पूरे पोर्शन को मैं उठा के लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं इस पूरे को हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि इतने जगह मिल जाए मुझे। क्या करोगे, जगह नहीं है तो थोड़ा बनाना पड़ेगा। अब देखो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू तो नहीं पता है क्योंकि यही रेजिस्टिव फोर्स मेरा सेकंड क्वेश्चन है। चलो इसको निकालने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 10 जूल इज इक्वल टू W एयर इज इक्वल टू, इधर मैं करूँ तो 10 पे पावर -3 है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिखूँ 10 पे पावर -3/2 हो जाएगा, इंटू केवल यहाँ पे 50 का स्क्वायर बचेगा, 50 का स्क्वायर दैट मीन्स 2500 मतलब यहाँ से देखो ये 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे 10 पे पावर -3 है, और ये 2 0 से क्या हो जाएगा, इस पे 10 पे पावर -1 हो जाएगा, इंटू 25 अपॉन पूरे के नीचे 2 हो जाएगा। और इधर क्या है मेरे पास 10 जूल प्लस W एयर, यानी एयर के द्वारा वर्क डन कितना किया गया। अब इधर देखो 10 पे पावर -1 को नीचे लेके आऊँगा तो 25/2 हो जाएगा, 2 इंटू 10 हो जाएगा, और 25 अपॉन मतलब माइनस में था, इधर आएगा नीचे आएगा तो प्लस, और 20 हो जाएगा। 20 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 20 से डिवाइड कर दूँ तो 20 बन जा 20 पॉइंट, फिर आ गया मेरे पास 5 बचा है, और 5 का मतलब 22 जा 40, फिर 10 बचा 25 जा 25, ठीक है ना, मतलब 100 खत्म, यानी 1.25 आ गया। इधर क्या मेरे पास बचा है 10 जूल प्लस वर्क डन बाय एयर।
अब मुझे इसका ही वैल्यू निकालना है तो इसको उधर भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास वर्क डन बाई एयर इज इक्वल टू हो जाएगा 1.25 माइनस 10 जूल, और इसमें से घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 8.75 जूल आ गया। ये वर्क डन बाई एयर है। तो देखो ये वर्क डन बाई एयर किस में आया है, माइनस में आया है, और तुमको भी दिख रहा होगा एयर किधर की ओर फोर्स लगा रही है, ऊपर की ओर, और ये बेचारा उसकी बात नहीं मानते हुए कहाँ पे आ रहा है, नीचे की ओर, यानी ये नीचे की ओर डिस्प्लेस हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट हो रही है नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यानी ये देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, और डिस्प्लेसमेंट हो रही है नीचे की ओर। तो कैसा हो गया कि अगर 180 यानी अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पे निगेटिव ही तो है, देखो हमने तो कुछ भी नहीं किया, अपने आप निगेटिव आ गया कि नहीं आ गया, कैसे कैसे आया, वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू आ गया। यानी जब एक इवेंट के अंदर कई सारी फोर्सेस आ गई हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पे, सेम ऑब्जेक्ट पे कई सारी फोर्सेस लग रही हैं, और उनके द्वारा जो किया गया काम होगा वो क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो जितना चेंज आया है उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसके बराबर होगा। कैसे लगाना है, तो स्पीड दीजिए होगी, अपने आप समझ में आ जाएगा, और यहाँ पे हमेशा काइनेटिक एनर्जी तो आपको मिल ही जाएगी, हमेशा उसी फोर्स के बारे में आपको यहाँ पे निकालना होगा जिसको आप नहीं जानते, यानी अननोन। एयर के बारे में तो आप इतना इजीली नहीं निकाल सकते थे, इसलिए आपको इस एनर्जी के थ्रू आप आराम से समझ जाओगे कि यहाँ पे हमको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। तो आई होप ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। माइनस में क्यों है ये समझ में आ गया। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स 10 जूल और एयर वाला ये -8.25, तो सी वाला ही ये मेरा आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आई होप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा, और इसके पिछले जितने भी कराया गया है उसमें भी क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। तो अगर वीडियो के अंदर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम है, शुरुआत जब मैं करता हूँ तो थोड़ी बहुत मेरी मिस्टेक है कि मैं थोड़ा सा बोरिंग लगता है मुझे भी जब मैं शुरुआत करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप समय देंगे तो उसके बाद अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर वीडियो के अंदर कोई मिस्टेक हो तो जरूर बताएं, यूट्यूब चैनल पे बताएं या टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे भी आपकी इच्छा करे आप बताएं। गलती होगी तो मैं उसको सुधारूंगा, तभी मैं सीख पाऊंगा, ठीक है। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर मुझसे मिस्टेक हो रही है तो उसे बताइए ताकि मैं सुधार कर पाऊँ, ओके। और आगे हम लोग कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, एमएस।